राजस्थान में 2 महीने के बाद चुनावी शंखनाद होने जा रहा है। वैसे तो यहाँ की रवायत कहती है कि हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है, लेकिन इस बार राजनीति के जादूगर का जादू क्या लोगों के सिर चढ़कर बोलेगा? दावा तो इस बार यही किया जा रहा है। मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपका बहुत स्वागत है सर। और पिछले 50 सालों में अगर हम नजर डालें तो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल संभालने वाले आप इकलौता चेहरा हैं। अलग अलग टर्म में 3 बार आप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, चौथी बार के लिए लगातार कोशिशें जारी है। राजस्थान की जनता चौथी बार आपको मुख्यमंत्री चुनने के लिए वोट क्यों दे? क्यों नहीं दे? जब मालूम है गुड गवर्नेंस हुई है राजस्थान के अंदर। इस बार 5 साल एक रिकॉर्ड बन गया राजस्थान के अंदर, जिस प्रकार से हमने फैसले किए हैं एक के बाद एक, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी के हो, चाहे मिनिमम गारंटी एक्ट बना दिया हम लोगों ने, ऊपीएस लागू कर दिया कर्मचारियों के लिए, सोशल सिक्योरिटी में नंबर 1 है देश के अंदर। कई काम ऐसे हैं जिसमें नंबर 1 देश में आज राजस्थान है। शहरों के अंदर रोजगार का हमने प्रबंधन कर दिया, नरेगा की तरह कर दिया है। गीग वर्कर जो आज 4-5 लाख हो गए राजस्थान में, गीग वर्कर्स के लिए एक्ट बन गया राजस्थान के अंदर। तो इतने एक्ट बनाए हम लोगों ने। और तो पेपर लीक यहाँ बहुत हुए, गुजरात में भी हुए, यूपी में भी हुए, सब जगह हो रहे हैं। आपके वहां तो 14 हो गए ना, बल्कि पेपर लीक 14 से ज्यादा हो चुके हैं इन राज्यों में। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ जी, पर जुडिशरी में हो रहे हैं, आर्मी में हो रहे हैं, डिफेंस में हो रहे हैं। पर हमने कार्रवाई करी, हमने भी कानून पास किया, आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान कर दिया। और जो पेपर लीक करने वाले लोग थे उन सबको जेलों में डाल दिया। आपको लग रहा है युवाओं में भरोसा बैठेगा इस बात को लेकर? बिल्कुल, हमने उनके लिए इतना ध्यान रखा है। जब वो गए परीक्षा देने के लिए तब इतना ध्यान रखा। अनफॉर्चुनेटली पेपर आउट हो गया, पर हमने जो कार्रवाई करी उसे वो संतुष्ट है। युवाओं की राजस्थान में चूंकि बहुत बड़ी आबादी है, कई ऐसे सवाल उनसे जुड़े हुए हैं जिस पर मैं आऊंगी, लेकिन उसके पहले 2023-24 का राजस्थान सरकार का जो बजट था, 29,000 करोड़ का ऐलान आपकी ओर से महंगाई से लोगों को निजात दिलाने के लिए किया गया। महंगाई राहत कैंप आप चला रहे हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है मुख्यमंत्री जी? देखिए, पहले अनुभव ये कहता है, हर राज्य में ऐसे ही होता है, घोषणा हो जाती है, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। और कितने मीडिया में आप विज्ञापन दे दीजिए तब भी गांव तक पहुंचती नहीं है, घर तक पहुंचती नहीं, गरीबों तक नहीं पहुंचती है। ये पहला प्रयोग हमने किया है जिसमें महंगाई राहत शिविरों का अपना कैंपेन कर दिया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जनता ये सवाल भी पूछेगी ना कि पहले महंगाई बढ़ाओ और फिर सरकार आ जाएगी चुनाव के ठीक पहले महंगाई घटाओ राहत कैंप लेकर। असर करेगा ये लोगों के बीच? महंगाई तो बढ़ी है, पूरी कंट्री में बढ़ी है, राज्यों में तो बढ़ा ही नहीं है। जो गलत नीतियां एनडीए गवर्नमेंट की उनके कारण बढ़ रही है। मैं आपको उदाहरण दूं, आपको आज हमारा तो वित्तीय प्रबंधन शानदार है, इसलिए हमने 500 रुपये में गैस सिलेंडर देना मंजूर किया है, क्योंकि वित्तीय प्रबंधन शानदार हमने किया है, हम अफोर्ड कर पा रहे हैं। पर आज भारत सरकार की जो नीतियां हैं, एक एग्जाम्पल काफी समझने के लिए, जो पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं बाहर से या क्रूड ऑयल आता है, उसमें एक्साइज ड्यूटी लगती है। पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर श्री गंगानगर का जिक्र अक्सर आता है और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आपको घेरती भी है, लेकिन उसके पहले मैं यहाँ पर छोटा मुद्दा है, वो एक छोटा मुद्दा है। 25 साल से यहाँ पर यही तरीका है कि हरियाणा के अंदर, पंजाब में और राजस्थान में कंपेयर करते हैं तो डीजल पेट्रोल यहाँ महंगा होता है। ठीक है, ये कोई नई बात हमारे लिए नहीं है, पर मुख्य बात यह है भारत सरकार ने जो कायदे नियम बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग टू जो एक्साइज ड्यूटी थी बेसिक, उसमें राज्यों का हिस्सा बढ़ता था पूरे देश के अंदर। ठीक है, उसको उन्होंने कर दिया 5% लेके आ गए। उदाहरण दे रहा हूं आपको मैं, बहुत कम कर दिया। लेकिन महंगाई राहत कैंप के जरिए जो बातें आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या वो पहुंचेंगी? लोग क्या भरोसा करेंगे, या फिर एक भ्रम की स्थिति तो कहीं नहीं बन जाएगी कि भैया यही पहले महंगाई बढ़ाते हैं और बाद में देख लो अब चुनाव जीतना है तो फिर यहाँ पर आगे महंगाई आज चाहे वो सब्जियों की हो या कोई भी आइटम की हो, महंगाई पूरे देश के अंदर है। महंगाई मुद्दा है। राहुल गांधी जी आता थी जी, तो राहुल जी ने क्या कहा? महंगाई, बेरोजगारी, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, मतलब नॉन वायलेंस,
और गरीब अमीर के बीच खाई बढ़ती जा रही है। तो मुद्दे देश भर में हैं। तो महंगाई वाला मुद्दा आपके लिए असर करेगा या फिर आपको लग रहा है कि राहत कैंप से राहत मिल जाएगी सरकार को? नहीं, हमने जो प्रबंधन किया राजस्थान के अंदर, उसमें महंगे राहत शिविरों के माध्यम से या 100 यूनिट बिजली हमने फ्री कर दी है सबके लिए के लिए। चाहे वो उपभोक्ता किसी श्रेणी का हो, सबको लाभ मिल रहा है। करीब 1 करोड़ लोगों को लाभ मिल रहा है उससे। करीब 16 लाख लोगों को लाभ मिला, किसानों को 2000 यूनिट फ्री कर दी, उससे लाभ मिल रहा है। तो जो हमने फैसले किए, अगर आप हिसाब लगाएं पर परिवार, तो आप पाएंगे 5000 लगे 25,000 तक का फायदा उसको मिला है। आप कैलकुलेट भी कर रहे हैं इसके जरिए अपने वोटरों को कि हम किन किन लोगों तक अपने फायदे पहुंचा रहे हैं और उनके जरिए कैसे वोट हासिल करेंगे। आपने कहा 100 यूनिट बिजली हमने बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाने का प्रबंध किया, 2000 यूनिट बिजली किसानों के लिए, इसके अलावा 1000 रुपए या उससे थोड़ा ज्यादा वृद्धावस्था पेंशन योजना आपकी ओर से बनाई गई। बीजेपी कह रही है, और फ्री की बिजली पर खास तौर से, कि जब बिजली कंपनियां राजस्थान की घाटे में हैं तो मुख्यमंत्री जी फ्री की रेवड़ी बांटने में क्यों लगे हुए हैं? देखिए, रेवड़ियां नहीं है, यूपी में भी, बल्कि केरल जो सीपीएम की गवर्नमेंट है वहां पे भी हर राज्य सरकार अपनी स्कीम लाती है, लेके आती है। ऐसी स्कीम लेके आती है जो हम लेके आए हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और वहां रेवड़ियां नहीं है, मध्य प्रदेश में तो रेवड़ियां नहीं है। वही काम हम करें तो रेवड़ियां हैं, इतना ही फर्क है। पर लोग सब समझ रहे इन बातों को। और मेरा मानना है कि ये रेवड़ियां नहीं है, सोशल सिक्योरिटी है। बल्कि मैं कहना चाहूंगा, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को पत्र लिखा है, अनेकों बार मैंने रिक्वेस्ट करी है। उनको चाहिए कि आज वक्त आ गया है कि अब हम लोग 21वीं सेंचुरी में आ गए हैं, हर परिवार को राइट टू सोशल सिक्योरिटी मिले उसको। आप जब चिट्ठी लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को, तो उनकी ओर से जवाब क्या मिला है इस पर? उन्होंने सहमति जताई है? जवाब तो मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी खुद तो देते नहीं कभी। उनके कभी कभी वो मंत्री लोग जवाब दे देते, इतना ही करते हैं वो लोग। प्रधानमंत्री जी की और एनडीए गवर्नमेंट की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। आजादी के बाद में जितनी सरकार आई है ना, उन सबसे इस सरकार की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? यही उदाहरण है, एक मुख्यमंत्री पत्र लिखे और प्रधानमंत्री जी उसका जवाब नहीं दे खुद। तो आप फोन लगा लेते, सीधे बात करते कि प्रधानमंत्री से बात करवाइए। हर बात थोड़ी बात होती है, कोई हर मुद्दे पर थोड़ी बात होती है। इस मुद्दे पर आपको केंद्र सरकार का समर्थन नहीं मिल रहा है? देखिए, केंद्र सरकार का समर्थन कहाँ मिल रहा है? राज्यों के साथ में घोर अन्याय हो रहा है। केंद्र सरकार का जो रवैया है, जिस रूप में, आप समझ लीजिए कि अगर फाइनेंस कमीशन जो संविधान के अंतर्गत बना होता है, वो कहता है कि आपको 38 की बजाय 44% आपको मिलेगा डिवीजन। और वो क्या करते हैं कि 44% करके जितनी स्कीम होती है भारत सरकार की, सीएसएस की, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, उसमें आपको ऐसा बढ़ा देते हैं। जैसे मान लीजिए पहले 90-10 था, 80-20 था, 70-30 था, ऐसा 60-40 था। ठीक है। 90% भारत सरकार देगी कि योजना में 10% लगेगा हिस्सा राजस्थान सरकार का। अब आप बताइए, आप उन सबको आपने बदल दिया, हिस्सा बदल दिया, तो बराबर हो गया। आप तो अन्याय नहीं है कि राज्यों के साथ में आप अन्याय के आरोप लगा रहे हैं सीधे बीजेपी की केंद्र सरकार पर, और उधर दूसरी तरफ आप ही के कांग्रेस शासित राज्य के छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनके सहयोगियों पर ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब ईडी की कार्रवाई भ्रष्टाचार के मामले में चल रही है, तो फिर कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों को दिक्कत किस बात की है? ईडी अपना काम करे, अगर कोई गलती नहीं होगी तो फिर पाक साफ बाहर आ जाएंगे। तो केंद्र सरकार को घेरा क्यों जा रहा है इस मुद्दे पर? कहा जा रहा है लोकतंत्र खतरे में है, निशाना बनाया जा रहा है। ये तो एक प्रकार से मुद्दा देश के अंदर है। वो ये मुद्दे ऐसे बन गए देश में जो एनडीए गवर्नमेंट ले डूबेंगे, क्योंकि मुद्दे इतने बनते जा रहे हैं कि आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हो, जुडिशरी दबाव के अंदर आपके हैं, और आप खुद कह रहे हैं कि जो ये ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आतंक मचा रखा है। जहाँ चुनाव होते हैं वहीं ईडी पहुंचती है। इतने बड़े मुल्क हैं जहाँ चुनाव आते हैं पहले ईडी पहुंचती है। ईडी पहुंचे समझ लो यहाँ चुनाव आने वाले हैं। तो अभी तो छत्तीसगढ़ में पहुंची है चुनाव, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ तो एक राज्य हुआ, तेलंगाना, 5 राज्यों में इस साल छत्तीसगढ़ तो एक राज्य हुआ है। पर जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं ईडी पहुंचती है, इनकम टैक्स पहुंचती है, छापे डालते हैं। और अगर मान लो छापे इनके ऊपर डाले जाते हैं, ईडी की कार्रवाई होती है, अगर बीजेपी ज्वाइन कर लो
तो बिल्कुल पाक साहब हो जाते हैं। ताजा उदाहरण आपका महाराष्ट्र का है। अजीत पवार साहब के बारे में क्या कहा प्रधानमंत्री जी ने उनकी पार्टी के बारे में, 2 दिन बाद में वो लोग चले गए बीजेपी में और उनको इनाम दे दिया वित्त मंत्री बना करके, जिसके ऊपर सबसे बड़े आरोप लगाए जा रहे थे करप्शन के। ये एक प्रकार से क्लासिकल एग्जाम्पल है देश के अंदर, पूरा देश देख रहे हैं इन बातों को। तो छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई चल रही है, राजस्थान तक भी आज पहुंचेगी। वहां के मुख्यमंत्री तो अभिशुल हो गए हैं, क्योंकि वहां 6 महीने से कार्रवाई चलती है, 6-8 महीने हो गए वहां पर। रोज ईडी ने, मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि ईडी का ऑफिसरों ने वहां पर फ्लैट किराए पे ले रखे हैं, वही रहने लग गए हैं। 6 महीने वालों ने वहां फ्लैट किराए पर परमानेंट कर लिया उन्होंने। और राजस्थान में, छत्तीसगढ़ की तो बड़ी खबर है, राजस्थान में किराए पर लिए हैं फ्लैट या नहीं लिए हैं? यहाँ तो हम सुनते रहते हैं, अफवाहें सुनते रहते हैं, अफवाहें आती है इस तरह की। जब कार्रवाई होगी तो मालूम पड़ेगा, नहीं है कार्रवाई होगी तो मालूम पड़ेगा। अफवाहें डराने का, धमकाने का अधिकारियों को, मंत्रियों को चलता रहता है। अब एक और सवाल मेरे जहन में है। अब तमाम मुद्दों पर आप केंद्र सरकार को लगातार घेर रहे हैं, लेकिन राजस्थान को लेकर खुद नरेंद्र मोदी ने कमान संभाल ली है। यहां पर वो आते हैं, सीधे आप पर हमलावर होते हैं, लाल डायरी का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं लाल डायरी का राज खुल गया तो अच्छे अच्छे चले जाएंगे। उसका राज क्या है? हम चाहते हैं राज खुले, हम चाहते हैं राज खुले। कैसे खुलेगी लाल डायरी? तो राज हो, कोई राज हो तो खुले, हम भी उसका जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। आपको तो जानकारी होगी क्या है, क्यों ले लिया फिर आपने अपने ही मंत्री से? मेरा मानना है कि एक इनका षड्यंत्र था, वो लाल डायरी नाम का, वो खुद ही एक्सपोर्ट हो गए लोग। प्रधानमंत्री बोले छीकर के अंदर, अब इनकी पार्टी बोलना बंद क्यों किया? आप समझ सकते हैं, अगर लाल डायरी का मुद्दा होता जो इन्हें बनाने का प्रयास किया, उसके बाद चुप क्यों हो गए लोग? बोले लाल डायरी के बारे में बीजेपी ने लाल डायरी का जिक्र क्यों नहीं करते लोग? करें जिक्र, हमें कोई दिक्कत थोड़ी तो उसमें है क्या, ये तो आप ही बताएंगे ना। हमें तो मालूम नहीं है। बीजेपी कह रही है उसमें कच्चा चिट्ठा है, अशोक गहलोत की सरकार में किन किन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, उसका कच्चा चिट्ठा है। हम वेलकम करेंगे, वो कच्चा चिट्ठा बाहर आए, कम से कम डेमोक्रेसी है, कच्चा चिट्ठा बाहर आना ही चाहिए। हम तो चाहते हैं जिसने करप्शन किया है, तो लाल डायरी किसके पास है? सजा मिलनी चाहिए उनको। जिसने करप्शन किया देश में या प्रदेश में, वो सजा के हकदार हैं, सजा मिलनी चाहिए उनको। लेकिन आपकी पार्टी के भीतर से ही अदावत शुरू हो जाती है, आपको लेकर, सरकार को लेकर। कभी किसी मंत्री के तौर पर लाल डायरी सामने आ जाती है, तो कभी सचिन पायलट जी को लेकर। हालांकि अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि घर में सब शांति है, वास्तव में स्थिति ठीक है अभी सचिन पायलट जी के साथ? हमारा तो सबसे शांति रहती राजस्थान में, शांति प्रिय प्रदेश है राजस्थान, या शांति दिखेगी आपको हमेशा। अभी मिजोरम के मुद्दे पर जो बीजेपी सवाल राजेश पायलट पूर्व मंत्री को लेकर खड़े कर रही थी, उस पर आपकी ओर से बाकायदा ट्वीट भी किया गया और सचिन पायलट की बातों का समर्थन किया गया। तो क्या ये माना जाए कि इस ट्वीट के जरिए एक पैरामीटर जो अदावत का चल रहा था उसको शांत करते हुए अब बात बन गई है दोनों नेताओं में, और साथ मिलकर चुनाव में जाएंगे? नहीं, साथ मिलकर काम तो कर ही रहे हैं हम लोग। और जहां तक आपने कहा, तो ये तो मैं समझता हूं कि अगर राजेश पायलट और हम लोग दोनों साथ साथ गए पार्लियामेंट के अंदर 80 के अंदर, दोनों अच्छे मित्र से रहे हमेशा, ठीक है। और अगर मान लो आज दुनिया वो नहीं है, उनके ऊपर कोई आरोप लगा जो अजीब लगा हम सबको, कि मिजोरम के अंदर उन्होंने बॉम्ब गिराए एज ए पायलट, तो मैं नहीं समझता कि ऐसे कोई कमेंट करना चाहिए बड़े नेता को। जिन्होंने किए कमेंट, किस रूप में किए, तो उनको अभी भी मैं कहना चाहूँगा, जिसने कमेंट किया उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए कि कैसे उन्होंने उनका नाम लिया। अभी मैं कहना चाहूँगा। आपको लग रहा है कि ये झूठी बातें हैं? कपूर कल भी बात लगी मुझे तो, जब सचिन पायलट ने कहा कि भाई उस साल उन्होंने ज्वाइन किया था, पायलट बने थे, उस साल ही बने थे, तो कैसे उस दिन उस पर कैसे वहाँ पर बॉम्बिंग होती? तो इस प्रकार की बात जो करेंगे तो हमारा ड्यूटी बनती है कि सोशल मीडिया का जमाना है, मैसेज देना की जरूरी होती है कि भाई मैसेज दें कम से कम कि गलत हो रहा, देशवासियों को मालूम पड़े कि भाई ये इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, अच्छी बात नहीं है।
सोशल मीडिया का आपने जिक्र किया, मैंने देखा है बहुत सारे कामकाज की बात लगातार आपकी ओर से की जा रही है। मैं उस पर आऊंगी, चूंकि 2030 तक का खाका आप लोगों के बीच खींचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले सचिन पायलट को लेकर एक और सवाल मेरे जेहन में है। सवाल यह है कि अभी CWC में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सचिन पायलट को शामिल कर लिया है, राजस्थान में भी वो बहुत सक्रिय हैं, तो किस तरह की भूमिका राजस्थान के चुनावों में सचिन पायलट की रहने वाली है? या आपको लग रहा है कि केंद्र की राजनीति में उनकी अब दखलंदाजी ज्यादा होगी, यहाँ पर थोड़ी कम रहेगी? ये फैसला हाईकमान करती है, हम लोग तो फॉलो करते हैं। जो हाईकमान फैसला करेगी या किए हैं उनको फॉलो करेंगे, सब मिलकर चलेंगे और जीत के बताएंगे। टीम पूरी एकजुट है। जीतना हमारा सबका एक मकसद है, देश हित में, कांग्रेस के हित में और प्रदेश के हित के अंदर। टीम पूरी आपकी एकजुट है राजस्थान की? आज हर कांग्रेसजन को जुनून है कि देश हित के अंदर भी, जब वो कहते हैं लोकतंत्र खतरे के अंदर है, कुछ सोच के कहते होंगे। हम कहते हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ रही है, सोच के कहते होंगे। हम कहते हैं कि इनकम टैक्स, ED, CBI का आतंक मचा रखा है, कुछ सोच के कहते होंगे। ऐसे वक्त में मैं समझता हूँ हर कांग्रेसमैन जो होगा दिल से सब मतभेद भुला करके एक ही काम करेगा, मैं कहते कांग्रेस को कामयाब करूं। संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए आपकी सरकार कानून लेकर आई है, इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? ऑर्गेनाइज क्राइम को रोकने के लिए कानून लेकर आई है राजस्थान में आपकी सरकार। कौन सा कानून की बात कर रहे हैं आप? संगठित अपराधों को रोकने के लिए वो लेके आए। वो अभी वो आप जानते हो, गवर्नर साहब, गवर्नर के बाद होम मिनिस्ट्री, फिर राष्ट्रपति तो जाता है, तो अभी प्रोसेस के अंदर देखते हैं उसका क्या होता है। तो आपको लग रहा है कि उसका असर पड़ेगा? नहीं, अगर लागू होता है तो असर पड़ता है। लागू होगा तो असर। अभी एक नया हमने कैंपेन शुरू किया है मंचलों को लेकर, जो लड़कियों को, बच्चों को छेड़ते हैं कॉलेज के बाहर, यूनिवर्सिटी के अंदर, उनके धरपकड़ का अभियान शुरू किया है। हमने कहा इन मंचलों को जो है, इनकी अगर ये नहीं मानते तो जो रजिस्ट्री सीट होता है थानों के अंदर, उसी प्रकार की इनकी सीट खोली जाए अलग से, और ऐसी स्थिति आए तो इनकी फोटो लगाई जाए थाने के अंदर। ये नौकरी नहीं कर पाए, ये व्यवस्था हम करें। इस प्रकार की सोच हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जो अपराधी होंगे उनकी फोटो थाने के भीतर लगाई जाएगी अगर और उनको पकड़ के दंडित किया जाएगा। अगर वो लड़के हैबिचुअल छेड़छाड़ी करते रहते हैं, मानते नहीं है, और उनको सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी, ये हम प्रोविजन करना चाहते हैं। और थानों के अंदर भी इनकी रिकॉर्ड रहेगा कि ये लड़के वो हैं जो जिनका काम यही है। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि चुनाव में अब 2-3 महीने बाकी रह गए हैं, तभी मुख्यमंत्री को क्यों याद आई इन चीजों की? क्योंकि राजस्थान में महिलाओं से, लड़कियों से छेड़छाड़ का मुद्दा तो बीते 4.5 सालों से लगातार आपसे सवाल पूछा जा रहा है। मणिपुर के मुद्दे पर भी जब जब बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश की गई, उधर से जवाब आया कि पश्चिम बंगाल और खासतौर से राजस्थान, दोनों ही राज्यों में महिलाओं के साथ अपराध की स्थिति क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपको चुनाव के ठीक पहले CM साहब क्यों याद आई? देखिए, बात ऐसा नहीं है, दो बातें हैं। पहला तो अभी राजनीति आई है, आपको याद होगा 2019 के अंदर एक रेप का केस हुआ था थानागाजी के अंदर, राहुल गांधी जी भी आए थे। आप पता करिए 5 साल में क्या कदम उठाए हम लोगों ने। लेकिन महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी बहुत हमलावर है अशोक गहलोत सरकार पर राजस्थान में, कि महिलाओं को सुरक्षा दे पाने में आप नाकाम रहे हैं। किसमें? महिलाओं को सुरक्षा दे पाने में ये पर्सनल बनाए। देखिए, उनके पास कहना कुछ है नहीं। जब कहना कुछ है नहीं तो वो क्या करेंगे? पर्सनल बनाएंगे, झूठा आरोप लगा करके। NCRB तो किताब आपकी भारत सरकार की है। आप कह रहे हैं NCRB के आंकड़े झूठे हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो का जो है रिकॉर्ड, उसका पढ़ लीजिए, मालूम पड़ जाएगा कि मध्य प्रदेश और यूपी का अटेंड करते हैं नंबर 1 पर। चाहे रेप हो, चाहे पोस्को एक्ट हो, चाहे कोई भी हो, राजस्थान का एक्सटेंड करके मालूम पड़ जाएगा आपको। घटना तो कहीं हो सकती है जी, पर जो त्वरित गति से कार्य हम करते हैं, पकड़ते हैं मुलजिम को, जेल में बंद करवाते हैं, चालान पेश करते हैं। चालान पेश करने टाइमिंग देख लीजिए आप लोग, तफ्तीश का टाइम देख लीजिए। हमने जो FIR कंपनी की राजस्थान के अंदर, मेरे ख्याल से संभवत एकमात्र राजस्थान राज्य है देश के अंदर जिसने FIR कंपनी का रखी है। लेकिन सरकार का एक इकबाल भी होता है ना, अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। हालांकि आप बता रहे हैं कि अपराधियों को दंडित करने का काम लगातार सरकार की ओर से किया जा रहा है, लेकिन सरकार का इकबाल होता है, एक डर होता है अपराधी के भीतर। उस डर को बना पाने में
कामयाबी आपको क्या मिली है या आपको लग रहा है कि कहीं चूक हो? आप आंकड़े देख लीजिए। एफआईआर कंपलसरी जब किया गया तो मैंने कहा हम जानते हैं कि संख्या बढ़ेगी, पहले लोग आते नहीं थाने के अंदर, एफआईआर दर्ज भी नहीं होगी तो दुखी होकर चले जाते थे। मैंने कहा अब हमने जो फैसला किया है, ये 2019 की बात है, संख्या बढ़ेगी, पर आपको खुशी होगी, संख्या बढ़ी, संख्या घटी है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा आपको जो कदम उठाया हमने, उससे पहले कोर्ट के माध्यम से आते थे, मुकदमा दर्ज करने के आदेश आते थे कोर्ट से, बहुत कम हो गए। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ते हुए, जब अशोक गहलोत जी को, मुख्यमंत्री को बीते 5 सालों का हिसाब किताब देना हो, तब वो आगे अगले 5 सालों का सपना दिखा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि 2030 तक 10 गुना रफ्तार से राजस्थान कैसे आगे बढ़ेगा, लोग अपने सुझाव दे, सरकार उस पर काम करेगी। अभी तो आपकी बारी है कामकाज क्या किए हैं 4.5 सालों में वो बताने की। तो ये 5 सालों का सपना क्यों दिखाया जा रहा है? देखिए, सपना नहीं दिखा रहे हैं, सपना देख रहे हैं हम लोग खुद। आम जनता के सहयोग से आम जनता के जो सपने हैं वो सपने हमारे होंगे। हम 1 करोड़ लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर, हर वर्ग, जितने वर्ग हैं उन सबको हम पूछ रहे भाई आप क्या सोचते हो कि 2030 के अंदर राजस्थान कहाँ स्टैंड करे देश के अंदर। हम चाहते हैं, लोगों की राय आ रही है, हम चाहते हैं राजस्थान कम से कम नंबर 1 नहीं बन पाए, कुछ कारणों से, भौगोलिक स्थिति है, सामाजिक समस्याएं हैं या और इन्वेस्टमेंट की बात है, तो नंबर 1 के राज्यों की श्रेणी जो बनी हुई है 4-5 राज्य, उसमें राजस्थान पहुंच जाए वहां पर। अब मुझे आपकी बातों से ना नीतीश कुमार की बात याद आ गई। चुनाव के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे बिहार में समंदर तो है नहीं कि हम गुजरात जैसा विकास कर लें। तो वही बात आप कह रहे हैं, हमारी भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि नंबर 1 राज्य बन जाए ना। मैंने कहा 1 पॉइंट है ये, 1 पॉइंट ये है, परंतु जैसा तेल निकल गया जी, पहले तेल नहीं निकला हुआ था, अब तेल निकल गया। कंट्री का 10-20% तेल जो है उत्पादन राजस्थान होता है। हम रिफाइनरी लगा रहे हैं वहां पर, पेट्रोकेमिकल साथ में, कॉम्प्लेक्स के साथ में, तो हजारों लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा, रेवेन्यू होगी उन सबकी। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। रोजगार का क्या आंकड़ा है? आप लोग रोजगार के मुद्दे पर बड़ा घेरते हैं बीजेपी को। राजस्थान में रोजगार को लेकर कैसे आपकी सरकार आगे बढ़ी, अब तक कितनी कामयाबी मिली है? देखिए, बीजेपी को तो कहने का अधिकार नहीं है। आज हम करीब लगभग 3 लाख लोगों को नौकरी लगा रहे हैं, बच्चों की 3 लाख लगभग। और सरकार के अलावा भी जो इन्वेस्टमेंट मीट हमने करी है, करीब 10 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं, सब नहीं आएंगे हम जानते हैं। और 2030 के लिए लोगों के सुझाव मिल रहे हैं कि लोग राजस्थान के कहां देखना चाहते हैं अपने राज्य को? पहले लॉन्च किया हमने अभियान जी, थोड़ा इंतजार कीजिए। आपका वीडियो बहुत वायरल है, वो आपसे एक बार और आपसे इंटरव्यू करेंगे तब बताएंगे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा, अभी आपने चूंकि हाल ही में लॉन्च किया है तो अभी इंतजार है लोगों के रिस्पॉन्स, थोड़ा इंतजार कीजिए, अच्छा होगा। अब मैं जरा आ जाती हूँ, अब जादूगर के तौर पर आपकी पहचान रही है, बचपन में आपने सीखा और उसकी अपनी एक अलग कहानी है, उस पर नहीं जाते हुए, लेकिन राजनीति के जादूगर के तौर पर आपका सिक्का चलेगा क्या? क्योंकि राजस्थान में 5 साल में चेहरा और सरकार, पार्टियां बदल जाती हैं। राजस्थान की परिपाटी है ये। इस बार मुझे लगता है, हाँ, देखिए वो कारण कोई और थे, उन कारणों को मैं अभी नहीं जाना चाहूंगा, प्रदेश जनता जानती है। इस बार पब्लिक का मूड जो लग रहा है मुझे, देखो पब्लिक माई बाप होती है, मेरा मानना है, चाहे कुछ भी काम कर दो, कुछ भी आप अपनी बात टिप्पणी करते रहो, लोकतंत्र में पब्लिक जो है वही माई बाप है, वो क्या फैसला करती है सबको मानना पड़ता है। इस बार मुझे लगता है पब्लिक का मूड बन गया है, जो काम हमने किए हैं, नवाचार किए हैं, उसके आधार पर घर घर में बात पहुंच गई है। भाई ऐसी गवर्नमेंट आज तक कभी देखा नहीं हमने कि सभी तरह गुड गवर्नेंस है, मतलब काम तो मुझे लगता है वाला है। मुझे लगता है इस बार जो है, इस बार सरकार रिपीट करने का आम जनता ने फैसला कर लिया है, फैसला कर लिया। और जो परिपाटी अब चाहे बड़े है वो टूट जाएगी फिर से। अब चाहे भले मोदी जी आओ, चाहे वो और नेता हो, यहाँ पे कैंपेन वो भी करेंगे। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र किया। कहा जाता है कि मोदी जहां पर जाते हैं चुनावी माहौल बिल्कुल बदल जाता है। तो नरेंद्र मोदी के नाम से डर भी लगता है मुख्यमंत्री को, क्योंकि वो जहां जहां पहुंचते हैं उनका अपना एक ऑरा है इस देश के बड़े नेता के तौर पर। लोग उनकी बात को सुनते हैं। वो बार बार 80 करोड़ जो मुफ्त में अनाज इसको पहुंचाती है बीजेपी, दूसरे तमाम कामकाज हैं। तो मोदी जब आते हैं तो सीएम के तौर पर आपको लगता है कि माहौल थोड़ा बदल ना जाए? देखिए, अब मोदी जी आए चाहे वो और कोई नेता आए, वो तो आएंगे, हमें कोई
चिंता नहीं है, क्योंकि हमने इतनी अच्छी गवर्नेंस दी है। इस बार राजस्थान की जनता जो है सिर्फ और सिर्फ गवर्नेंस को देखेगी। वो कहते हैं कि जहां डबल इंजन की सरकार होती है, कामकाज वहां पर तेजी से आगे बढ़ता है। हमारा इंजन खुद इतना मजबूत है कि 2 इंजन का मुकाबला करने के लायक है वो। आप अकेले काफी हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी पार्टी है, मेरे नेता है, मेरे हाईकमांड के लोग हैं, राहुल गांधी है, खड़गे साहब है, प्रियंका गांधी जी आएंगी। तो ऐसा नहीं है, जिस रूप में कैंपेन हमारा होगा, शानदार कैंपेन शुरू होगा। यहाँ पर हमारे वर्कर्स है, इसका नेता है, सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे हम लोग और कामयाब होंगे। पूरे जोश में दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी अपने कामकाज के दम पर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र हो रहा है, उनकी ओर से कहा गया है। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल भी, विधानसभा में तो 5 साल बाद या 5 सालों में पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है, बीजेपी कांग्रेस के बीच मुकाबला रहता है, आपकी सरकार आ जाती है। लेकिन बीते 2 बार से लगातार ऐसा हो रहा है, जब विधानसभा में जैसा भी करे कांग्रेस अच्छा करे, लेकिन लोकसभा में आप लोगों का सुपड़ा साफ हो जाता है। 2019 में एक भी सीट राजस्थान की कांग्रेस पार्टी को नहीं मिली थी, और अब 24 में भी तकरीबन 185 दिन का वक्त बाकी है इलेक्शन में। तो ऐसा क्यों हो जाता है? मोदी के नाम पर तो क्लीन स्वीप हो जाता है बीजेपी के लिए। अब देखिए, उसको चर्चा भी विधानसभा चुनाव को आप होने दीजिएगा, बताएंगे आपको कि क्या कारण है। अब नहीं होने वाला है। अब मोदी जी का खुद का ग्राफ नीचे आ रहा है, पहले वाली बात नहीं रही है। आज जो हालात हैं वो दूसरे हैं। लोग सब चिंतित है देश को लेकर, देश के फ्यूचर को लेकर चिंतित है। क्या कारण है? कुछ तो कारण होंगे। इसलिए मोदी जी को खुद को चाहिए कि आज जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, वो कांग्रेस ही काम की हुई व्यवस्था है यहाँ देश के अंदर। ये नहीं बोलना चाहिए उनको। आज छुई नहीं बनती थी, आज कल चंद्रयान 3 वहां पे गया, लैंड कर गया, सबको गर्व होता है। हाँ। कैसे कर गया? पंडित नेहरू ने आजादी मिलते ही जो जिस प्रकार से स्थापना की थी, मतलब इसरो पंडित नेहरू लेकर आए, इसरो तो उसका क्रेडिट आप नेहरू जी को देंगे। चंद्रयान 3 अगर मोदी के समय में लॉन्च हो तो उसका क्रेडिट क्या? मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नहीं समझे। हाँ। मैं कह रहा हूँ अगर उस वक्त में स्थापना नहीं होती संस्था की, 59 की बात करूं मैं आपको, आजादी मिली थी उस वक्त में। 59 में जब काम शुरू हुआ स्पेस को लेके, आज बताइए अगर वो हम लोग उसमें शुरुआत नहीं करते उस वक्त में, इंदिरा गांधी के वक्त में इसरो की स्थापना नहीं होती, तो क्या आज मतलब चंद्रयान की तरफ कोई साइंटिस्ट छोड़ सकते थे? आज दुनिया के अंदर 4-5 मुल्क क्यों हैं? हिंदुस्तान का नाम उसमें अंदर आया क्योंकि 59। अब 50-60 साल पुरानी बात बता रहा हूँ आपको। वो सफर इतना लंबा तय किया है। तो अगर उस समय की उपलब्धियों का श्रेय पंडित नेहरू को या इंदिरा गांधी को जाता है, तो मौजूदा वक्त की उपलब्धियों का श्रेय तो फिर नरेंद्र मोदी को देना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल पहले चंद्रयान 2 फेल हो गया था और फिर बजट डिसाइड किया गया, वो खुद गए थे, हम सब ने देखा था। तो क्या इसका श्रेय नहीं मिलना चाहिए? मैं एतराज नहीं करता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर उस वक्त स्थापना नहीं करते तो ये यहाँ तक कैसे पहुंचते हम लोग? तो आप ये क्यों नहीं सोचते भाई कि वो फैसले उस वक्त में हुए थे, उसके परिणाम है कि आप इस स्थिति में आ गए? मतलब आप कह रहे हैं कि नींव डाली गई थी कांग्रेस शासन में, और आज जो इमारत बुलंद दिखाई दे रही है वो उस नींव की वजह से है, आप ये बोलना चाह रहे हैं? सही बात है। पंडित नेहरू को सलाह दी गई थी, जो साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, स्थापना नाम अटक गया। जी जी, कोई बचपन में सुनते आ रहे उनका नाम। हाँ। विक्रम साराभाई ने सलाह दी थी पंडित नेहरू को, उन्होंने स्थापना करी। बिल्कुल। बाद में नाम बदल के इसरो हो गया इंदिरा जी के वक्त में। हाँ। इंदिरा गांधी जी ने इसरो स्थापित किया बेंगलुरु के अंदर। आज 100 सैटेलाइट एक साथ छोड़े जा रहे हैं वहां से। अगर स्थापना नहीं होती उनकी तो हम भी पाकिस्तान की तरह गृह युद्ध में फंस जाते। आज पाकिस्तान हमारे साथ में आजाद हुआ, आज वहाँ गृह युद्ध के हालात हैं, आर्थिक तंगी है वहां पर। मैं सुनता हूँ कि वहां पर किसी राज्य में चुनाव होने वाले होते हैं, चुनाव करवाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। कहाँ वो है? तो जो पंडित नेहरू नींव रखी थी देश के अंदर, आजादी मिलते ही बड़े बड़े बांध बना दिए, कल कारखाने बना दिए, सब कुछ कर दिया, नई नई संस्थाएं खड़ी करी, IIT से लगा कर। तो आप ये कह रहे हैं कि मौजूदा वक्त की जो सफलताएं हैं पंडित नेहरू को, इंदिरा गांधी को इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और विस्तार देते हुए नरेंद्र मोदी की ओर से 15 अगस्त को ये कहा गया कि अगले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर मैं ही तिरंगा फहराऊंगा और सरकार की उपलब्धियां गिनाऊंगा। वो बड़े आत्मविश्वास से लबरेज नजर आ रहे हैं, और उन्होंने ये भी वादा कर दिया है कि 3rd टर्म में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा हिंदुस्तान, मोदी के नेतृत्व में। ये मोदी जी की स्टाइल है बोलने की।
ये बोलने की स्टाइल है। कौन सी स्टाइल है? यही बोलने की स्टाइल है। पसंद आती है आपको? आप खुद ही भविष्यवाणी कर रहे हो कि अगली बार मैं ही तिरंगा फहराऊंगा। डेमोक्रेसी में कभी होता नहीं, ना होना चाहिए। अपना काम करते जाओ। ये फैसला छोड़ो, जनता पर छोड़ो। आप जनता का हक क्यों मार रहे हो? वो बताते हैं कि जब मोदी सरकार अस्तित्व में आई 2014 में, तो देश की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर पर थी। उनके नेतृत्व में देश ने काम किया, 5वें नंबर पर हम पहुंच गए हैं और थर्ड टर्म में तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी दुनिया के तमाम मुल्कों को पीछे छोड़ते हुए। तो इसको कैसे, ये जो आत्मविश्वास है जब लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं तो वो विपक्षियों को का आत्मविश्वास डगमगाता है। उनका आप एक काम कीजिए, 14 में इलेक्शन लड़े थे, जीते थे वो जी, उस पर भी जीते। उन्होंने भाषण थे, वादे थे देशवासियों के साथ में, उनको याद कर लीजिए और उनका विश्लेषण कर लीजिए कि क्या हालात है उन बातों का। तो आप मालूम पड़ रहा है कि वो क्या बोलते हैं। लोग भूल जाते हैं बातों को। कितने वादे किए थे, मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता। ठीक है, वायदे आपके भी बहुत सारे हैं, वो कितने पूरे हुए मैं उस पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले राहुल गांधी की बात कर लेते हैं। विपक्षी इंडिया बड़े जोशो खरोश के साथ आगे बढ़ रहा है कि मोदी को 24 में हराना है, लेकिन चूंकि खुद इसी गठबंधन में न जाने कितनी गांठें हैं, समय समय पर अलग अलग आवाजें बुलंद होती रहती हैं। आपको लग रहा है कि मोदी का मुकाबला कर पाएगा विपक्षी इंडिया 2024 के लिए? बिल्कुल कर पाएगा, क्यों नहीं कर पाएगा। इंडिया अगर बना है, विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बना है, सोच समझ के बना है, और पब्लिक जो है, इस देश के पब्लिक का रॉबर्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इस देश के हो सकता है नागरिक इलिटरेट भी हों, कम पढ़े लिखे हों, कॉमन सेंस जो उनका है, रॉबर्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। ये मैंने अनुभव किया जिंदगी के अंदर। इंदिरा जी के वक्त में जब चुनाव हारे थे ना कांग्रेस, तो पूरी नॉर्थ इंडिया में साफ हो गई थी। तो क्या मालूम पड़ा बिहार के गांव में और राजस्थान के गांव में क्या फैसला हम करने जा रहे हैं। एक सा फैसला किया सबने। आंधी चली इंदिरा गांधी जी की वापस, उस पर 80 के अंदर हम सब MP बन के आ गए। 40 साल 42 साल उस बात को हो गए, पता नहीं लगता लोगों का। वाजपेयी गवर्नमेंट थी, इंडिया शाइनिंग, फील गुड चल रहा था। आप बताइए, एक बिल्कुल साफ हो गए और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनने की नौबत आ गई। वो अलग बात है, सोनिया जी ने कहा मैं नहीं बनूंगी प्राइम मिनिस्टर, डॉक्टर मनमोहन सिंह बनेंगे, वो उनका बड़प्पन था। पर जनता ने तो सबक सिखा दिया उस सरकार को भी। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 के समय कर्नाटका में आप लोगों को जीत मिली, हालांकि हिमाचल नहीं गए थे वो, लेकिन उसके बावजूद उनकी यात्रा चल रही थी, हिमाचल में भी आप लोगों को जीत मिली। पार्ट 2 से आपको क्या लग रहा है कि राजस्थान को फायदा होगा, अशोक गहलोत जी को फायदा होगा, राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 पर निकलेंगे बाहर? तो देखिए, हर एक्टिविटी में फायदा मिलता है। कांग्रेस को देता और राहुल गांधी जी हो तो और भी अच्छी बात है। कोई एक्टिविटी कोई करता है, कोई संदेश देता है, कोई टिप्पणी भी करता है, मान लीजिए, उसका लाभ तो पूरे देश में सबको मिलता है, पार्टी को मिलता ही है। विपक्षी इंडिया को लेकर कहा जा रहा है इतने सारे दूल्हे हैं, बारात सज गई है और चेहरा कोई एक नहीं है जो मोदी का मुकाबला कर पाए। तो आपको क्या लग रहा है? लालू प्रसाद यादव ने पटना में जब विपक्षी इंडिया की पहली बैठक हुई थी, मैं वहां पर थी, उनकी ओर से कहा गया था कि राहुल गांधी दूल्हा बने जल्द ही। हालांकि उसके अलग अलग निहितार्थ निकाले गए, लेकिन ये जो विपक्षी इंडिया की बारात सजी हुई है, इसमें क्या राहुल गांधी को नेतृत्व करना चाहिए फ्रंट फुट पर मोदी के सामने? देखिए, ये तो जब गठबंधन बना है तो गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो आपस में विचार विमर्श करने के बाद ही फैसला करती है। उसके मैं उस पर कॉमेंट नहीं करना चाहता। कांग्रेस पार्टी का चेहरा राहुल गांधी है। प्राइम मिनिस्टर का चेहरा जो है कांग्रेस पार्टी का, वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी रहेंगे, राहुल गांधी थे। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी का नेतृत्व, मतलब हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे आपके अध्यक्ष हैं, लेकिन चेहरा राहुल गांधी है? वो तो खड़गे साहब यही बात कह रहे हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों को ना दिक्कत है ना कोई दो राय है। सवाल ये है कि गठबंधन बन गया इंडिया के नाम से, अब सब पार्टी मिलकर बात करे। लेकिन फिर मैं आ जाती हूँ विपक्षी गठबंधन में जिन गांठों का जिक्र किया जा रहा है, अलग अलग पार्टियां हैं। देश के पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी आपके नेता ममता बनर्जी पर निशाना साधते हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी की अपनी अलग स्थिति है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच दिल्ली में अलग तरह की लड़ाई चल रही है। तो फिर ये कैसे संभव हो पाएगा कि एक बीजेपी का कैंडिडेट हो और दूसरा विपक्षी इंडिया का कैंडिडेट हो, जब खुद में ही आपस में इस तरह की स्थिति बनी हुई है? तो देखिए, लोकल लेवल पर कई बार ऐसी स्थिति बनती है। सबको जो ऐसा नेता होता है उनको अपनी खुद की एग्जिस्टेंस के हिसाब से बात करनी पड़ती है। लोकल सेक्टर काम करते हैं, कार्यकर्ताओं की भावना को सामने रखना पड़ता है।
कई बार रिकमेंड कर देते हैं। अल्टीमेटली मेरा मानना है आज जो हालात देश में बन गए हैं, उन हालातों के अंदर पब्लिक का इतना दबाव पड़ेगा राजनीतिक पार्टियों पर, विशेष रूप से विपक्षी पार्टियों पर, सबको नजदीक आना ही पड़ेगा। ये बात मैंने बहुत पहले कही थी। जनता दबाव बनाएगी कि विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं? दबाव बना चुकी है, इसीलिए सब पार्टियां एकजुट हुई है। पार्टियां एकजुट जो नजदीक आई है, पहले आप देखते थे ज्यादा अलग अलग सुर में बोलते थे लोग, सुर अलग था सब पार्टियों का। धीरे धीरे सब पार्टी एक हुई है। तो मजबूरी हो गई ना मोदी के सामने। पटना में मीटिंग हुई, बेंगलोर में हुई है, बॉम्बे होने जा रही है। तो मोदी ने सबको एकजुट कर दिया ना। यही तो बीजेपी कह रही है कि मोदी का कद इतना बड़ा हो गया है कि विपक्षी पार्टियों को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। इस वजह से अब हाथ मिलाना पड़ रहा है। मोदी जी को घमंड नहीं करना चाहिए। मोदी जी 31% वोट लेके जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 69% वोट इनके खिलाफ पड़े हैं। मोदी जी को नहीं बोलना चाहिए बात को। ये मैं बता रहा हूँ आपको, उनके खुद के हित में बता रहा हूँ। वो घमंड रहे में नहीं रहे। सीटें तो 303 31% सिर्फ। हाँ, 31% वोट पड़े उनको 14 के अंदर जी, और प्राइम मिनिस्टर बन के देश के। हाँ, 69% वोट खिलाफ पड़े उनके। बाद में पूरे बड़े हैं वो 36 पे आ गए मान लो, तब भी वो तो 50% वो नहीं होने। ऐसी क्या बात है? 50 क्रॉस नहीं किया अभी भी उन्होंने। क्या किस बात घमंड करे वो? इस बार वो काम कर रही है 50% वोट पाने के लिए। इसीलिए 38 छोटी छोटी पार्टियों को भी आप देखिए, एक तरफ गठबंधन के आप लोगों की 26 पार्टियां हैं, तो उनके साथ 38 पार्टियां आ गई हैं साथ में। वो हल्के में नहीं लेना चाहते हैं। घबरा गए थे, डर गए हैं। जब आप बताइए बेंगलोर में मीटिंग होने वाली थी, तो मोदी जी की पार्टियों ने, मोदी जी खुद ने निर्णय किया, जिनकी पार्टियों एक भी एमपी नहीं है लोकसभा के अंदर, खाली कागजों पार्टियां हैं, उन सबको बुला के बैठा दिया। 38 संगठन हमारे साथ हो गए, पार्टी हो गई हमारे साथ में। किससे डर गए? इतना भर गए, इतने विपक्षी गठबंधन जो हो रहा था, हाँ, इतने घबरा गए एनडीए वाले, उन लोगों को ला बैठा दिया जिनके पास में कोई एमपी नहीं है। आप समझ सकते हो वो क्या मैसेज है? वो कह रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टियों के जो वोट बैंक हैं जब जुड़ेंगे तो 50% का लक्ष्य तय किया है 2024 के लिए बीजेपी ने, कि 50% वोट शेयर हासिल कभी वो हासिल नहीं कर पाएंगे देश के अंदर, कभी नहीं हासिल कर पाएंगे। क्यों? इसलिए जब उनका हो रहा था 14 के अंदर, जब आरएसएस ने फैसला किया मोदी जी पर, अरविंद साहब को घर बैठाया, तब भी नहीं कर पाए, अब क्या कर पाएंगे? 14 से ज्यादा सीटें तो उनकी 2019 में आ गई। 272 थी 14 में, 303 आ गई। परसेंट कितनी आ गई? 34-36% आई, और क्या आई है? आज किस बात घमंड में करूं? अगर 50% ज्यादा मोदी जी के वोट मिलते उनको, तब तो फिर वो कह सकते थे। आज 31% में प्राइम मिनिस्टर बनो आप, तो आपको लग रहा है कि वोट शेयर घटेंगे? देश की जनता, मैंने कहा आपको, मैं फिर कहना चाहूंगा, कौन बनेगा फिर प्रधानमंत्री 2024 में? वक्त बताएगा। वक्त बताएगा। ठीक है, एक बार फिर से 2-4 सवाल राजस्थान को लेकर मैं आ जाती हूं, उसके बाद कार्यक्रम का अंत करेंगे। राजस्थान में सीट बंटवारे को लेकर किस तरह का फॉर्मूला आपकी ओर से अख्तियार किया गया है? सुनने में आ रहा है कि अपने नेताओं को आपने बकायदा फॉर्म दे दिया है कि फॉर्म भरो, अपने बारे में डिटेल दो, कोई आपराधिक अगर छवि है उसकी डिटेल चाहिए, कितने पैसे हैं, वो सारा फॉर्म भरवाया जा रहा है। क्या है इसके पीछे का? अच्छा है ना, कम से कम कई प्रतिभा ऐसी होती है, प्रतिभाएं ऐसी होती है, वो छिपी होती है। तो वो रिज्यूमे की अगर जब आप फॉर्म भरने की बात किए पार्टी, हम लोगों ने निर्णय किया ये, तो कम से कम आगे आएंगे वो लोग, अपने बायोडाटा दे देंगे, वो रिकॉर्ड बनेगा हमारे यहाँ पर, तो उन सबका उपयोग होगा कि टिकट मिलेगा, किसी को कोई पद मिलेगा, कभी किसी को उसकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी। कितने लोगों को फॉर्म बांट दिए गए हैं? नहीं, फॉर्म बांट नहीं दिए, फॉर्म इकट्ठे हो रहे हैं अब तो। अच्छा, इकट्ठा किए जा रहे हैं। ठीक है, आपने ये भी कहा है कि उम्र ये सब कुछ मायने नहीं रखता है, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसको टिकट दे दिया जाएगा। सरकार बनाने के लिए करना पड़ता है, जो भी जिताऊ होगा। लेकिन सक्रियता तो एक उम्र के बाद काफी कम हो जाती है ना। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल, पूर्व प्रधानमंत्री देश के डॉक्टर मनमोहन सिंह का योगदान बहुत बड़ा रहा है, और ये अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी तमाम दूसरे 10 सालों तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे। लेकिन हाल ही में हमने देखा जब वोटिंग हो रही थी सदन के भीतर, तो वो व्हील चेयर पर आए थे, उनकी तबियत भी ठीक नहीं थी। तो एक उम्र के बाद आपको नहीं लगता है कि नेताओं को थोड़ा सा? ये बात सुनिए, ये डेमोक्रेसी खूबसूरती है, इसका सम्मान करना चाहिए। मालूम था वहां पे क्या होने वाला रिजल्ट, मालूम था
परिणाम क्या निकलेगा वोटिंग के बाद में सबको मालूम था। कब तक कैंडिडेट का ऐलान कर देंगे मुख्यमंत्री राजस्थान? ये मैं समझता हूं प्रोसेस शुरू हो गया है, तो देखते हैं सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर में तो होना ही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, तो आपको भी लग रहा है कि राजस्थान में आप बीजेपी के पहले बाजी मार ले जाएंगे या अभी वेट एंड वॉच? बाजी मारने की बात नहीं, अपनी अपनी पार्टियों की अप्रोच होती है, हम अपने अप्रोच रखते हैं। अपनी अपनी पार्टियों का तो अप्रोच है, लेकिन राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को लेकर आपका एक बयान, उस पर भी मैं आ जाती हूं, जब आपने कहा था कि मेरे मुश्किल वक्त में उनका सहयोग मिला। अभी बीजेपी की ओर से 2 चुनावी समितियां जो बनाई गई हैं उसमें वसुंधरा राजे का नाम नहीं है, तो इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, वसुंधरा राजे जी सम्मानित नेता है, 2 बार मुख्यमंत्री रही है। मैंने कभी नहीं कहा कि उन्होंने सपोर्ट किया मुझे या वोट देती मुझे, वो मैंने कभी नहीं कहा। मैंने खाली सफाई देनी पड़ी। देखिए, मैंने बहुत बड़ी बात कही जो मुझे कहनी चाहिए थी। मैंने कहा शेखावत साहब गए थे इलाज करवाने के लिए क्यूबलैंड के लिए, सीरियस थे वो। इनकी पार्टी नेताओं ने उस वक्त में रिवोल्ट किया, मेरे पास भी आए थे, मैं पीसीसी प्रेसिडेंट था, तो मैंने मना किया भाई एक मुख्यमंत्री बीमार होकर जा रहा बाहर, तुम पीछे रिवोल्ट कर रहे हो, मैं इसको पसंद नहीं करता। मैंने बात नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर से उनको मैंने कही थी, हमारे लोग संपर्क को कर रहे हैं, हमारे लोगों का मना कीजिए, कोई इसमें नहीं इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये मैंने कहा था। ये बात बलिराम भगत थे हम और गवर्नर साहब थे, उनको हमने पता है, उनको मालूम था। तो ये हमारे परंपरा कभी रही नहीं कि हम चुनित सरकार को गिराएं, कभी परंपरा नहीं रही है। पहली बार इन्होंने प्रयास किया केंद्रीय नेताओं ने, बीजेपी नेताओं ने, क्योंकि उनकी तो अप्रोच यही है, डेमोक्रेसी में यकीन उनका है नहीं। तो कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, तब अपने मध्य प्रदेश क्या हुआ, चुनी सरकार उन्होंने गिरा दिया। ये खेल रहे थे यहाँ पर। उस पर कैलाश मेघवाल जो स्पीकर हैं, उन्होंने कहा भाई हमारे यहाँ परंपरा कभी नहीं रही है। बहुत सीनियर नेता, वो गृह मंत्री थे बीजेपी के, उनका हमारे यहाँ परंपरा कभी रही नहीं कि आप चुनी सरकार गिराए। राजे जी ने आपकी मदद कैसे गिराए हैं? हाँ। तो आप बताइए मुझे, अगर उन्होंने कहा, खाली कहा ही तो था, वोटिंग होता तो कैलाश मेघवाल हमारे खिलाफ वोट देता, वोटिंग होती वसुंधरा राजे मेरे खिलाफ वोट देती। ठीक है, ये बात चर्चा में आई थी, उनका स्टेटमेंट आया था। वसुंधरा राजे जी फॉलोवर्स एमएलए, वो जो आप पर मिलते थे लॉबी के अंदर, बोलते थे वसुंधरा राजे भी जाती भाई ऐसी परंपरा कभी रही नहीं यहाँ पर। उसको मैंने खाली कोट किया, उसके माने निकाल दिए, मैं उसका कुछ कर नहीं सकता। तो दोस्ती है आप लोगों की या फिर नहीं है? मुख्यमंत्री वो 2 बार मुख्यमंत्री रही, आप 3 बार सीएम रहे, तो वसुंधरा राजे जी के साथ कैसा रिश्ता है आपका? मेरे तो टॉकिंग टर्म नहीं थे, पहले बातचीत होती है मेरे कभी टॉकिंग टर्म कभी रहे नहीं उनसे जी। टॉकिंग टर्म नहीं रहे, मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिए। कभी टॉकिंग टर्म्स आपके नहीं रहे? आप सुनिए, टॉकिंग टर्म नहीं रहना बड़ी बात है, कभी नहीं रहे। और उनकी गलती थी, जब वो मुख्यमंत्री बन गई 2003 के अंदर। हाँ। उनको ऐसे लोगों ने घेर लिया, यहाँ की परंपरा को खत्म करवा दी उन्होंने। हमारे परंपरा रही, मैं जब चुनाव जीत के आया, शेखावत साहब 32 पे आ गए थे और हम 156 लेके आए थे उस वक्त में। तो कभी आप लोगों की बातचीत सुनिए आप, हाँ। उसके बाद में शेखावत साहब के घर में गया, आना था हमारे आपस के अंदर, होली दिवाली पे मेरे तमाम मंत्री लोग, उनके इतने सीनियर मंत्री थे मेरे साथ में, जो मोहनदास सुखाड़ा साहब वक्त थे मंत्री साथ में, वो उनके घर जाते थे, मैंने कभी एतराज नहीं किया। 5 साल ऐसे बिताए हम लोगों ने। वो जब चुनाव जीत गई वसुंधरा जी, ऐसी स्थिति बन गई कि हम लोग आपस दुश्मन हो, 5 साल तक दुश्मनी रही हमारी आपस के अंदर। तो जब आप मुख्यमंत्री बने तो दुश्मनी खत्म करने की कोशिश की नहीं की? ना हुई, थोड़ी बहुत हुई होगी, तभी थोड़ी बहुत हलो आए होने लग गई, वरना कभी मिलते नहीं हम तो आपस में। अभी सामान्य है रिश्ता, बातचीत होती है? उन्होंने स्टेटमेंट दिया 2030 का जो मेरा मिशन है, उसमें उन्होंने कहा, जैसे आपने भी मेरे क्वेश्चन किया, भैया आप तो आगे की बातें कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। मैंने भी ट्वीट करने की कोशिश की है, मैं ट्वीट करूं उनको कि आप तो विजनरी माने, आप तो खुद विजनरी मानी जाती थी राजस्थान में, आपके, हम तो चाहते हैं आपके विजन का फायदा राजस्थान को मिले। आपका जो विजन है 2030 का जो मिशन है, वो मिशन मेरा अकेले का नहीं है, पूरे प्रदेशवासियों का मिशन है वो। तो ये वसुंधरा जी को जो जगह नहीं दी है बीजेपी ने, उसको कैसे देख रहे हैं आप बतौर मुख्यमंत्री? उनकी पार्टी अंदरूनी मामला, हम क्यों बताएं उसके बारे में? उनका अंदरूनी मामला है, पूरी तरह अंदरूनी मामला है।
ऐसा परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि उनको साइडलाइन किया जा रहा है राजस्थान की पॉलिटिक्स से। मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूंगा कि मेरा काम नहीं है, बीजेपी क्या करे उनका काम है। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल, कितनी सीटें मिलने जा रही हैं राजस्थान के इस बार के विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत कहा कि मिशन वाय जो 98 में आया था, मैं जब मुख्यमंत्री था, सोनिया गांधी थी, कांग्रेस प्रेसिडेंट बनी थी, जिस प्रकार उनका ऑरा था देश के अंदर उस वक्त में, उन सबके आशीर्वाद से और हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत से जो हमने संघर्ष किया, बेबी शेखावत साहब थे मुख्यमंत्री, संघर्ष का हमें डिवीजन मिला, हम 156 पे आ गए थे, शेखावत साहब 32 पे आ गए थे, ठीक है ना। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं 156 लेके आया हूँ, मैंने कभी नहीं कहा, आज मैं नहीं कहूँगा, पर जो माहौल बनाया राजस्थान के अंदर, मुझे लगता है उसके अंदर इस बार हमें 156 सीटें आ सकती है। 156 आ सकती है। मिशन 156 इतना बड़ा लक्ष्य आपने अपने लिए रखा है। देख लीजिए, सोच लीजिए आप। 156 आने के बाद फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री बनेंगे अशोक गहलोत। मुख्यमंत्री बनेगा, हाईकमान फैसला करे, उसमें मैं कभी पढ़ा भी नहीं आज तक। तीनों बार मुख्यमंत्री जादू तो लेकिन राजस्थान में बस आप ही जानते हैं ना कि आला कमान पे जादू कैसे करना है, वो गुण तो सिर्फ आप ही के पास है। कोई जादू नहीं होता है, हाईकमान भी पब्लिक का मूड देखती है। पब्लिक का मूड क्या है उसके बाद में फैसला करती है। ऐसा नहीं होता है कि हाईकमान जो है एक तरफ फैसला करे, हमेशा ऐसा कायदा होता है। क्या है पब्लिक परसेप्शन क्या है, पब्लिक का मूड क्या है, सब बातें देखने के बाद फैसले होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मुख्यमंत्री जी, आज तक से जुड़ने के लिए और तमाम विषयों पर शानदार तरीके से जवाब देने के लिए। 156 का जो लक्ष्य रखा गया है अशोक गहलोत की ओर से, इसमें कितनी मिलेगी कामयाबी और पब्लिक का मूड क्या एक बार फिर से इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी दिलवा पाएगा, जैसा कि इनकी ओर से दावा किया जा रहा है। इनके दावे में कितना दम है इसके लिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा, लेकिन यकीनन राजस्थान का माहौल क्या बदल रहा है अशोक गहलोत के पक्ष में, कम से कम दावे तो कांग्रेस पार्टी की ओर से यही किए जा रहे हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।